20 अक्टूबर 2020 के द हिंदू एनालिसिस में मैं प्रशांत मावानी आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। दिन की शुरुआत करते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के एक कोट के साथ। द ओनली थिंग वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। इसका मतलब यह है कि अगर किसी चीज़ से हमें थोड़ा चौकन्ना रहना है तो वो है हमारा भय, क्योंकि 99% जितने हमारे जो भय हैं, हमारी जो चिंताएं हैं, वो हमारे दिमाग ने ही क्रिएट की है। और 99% जितनी चिंताएं और ये जो भय है ये कभी रियलिटी में हमें देखने को ही नहीं मिलेंगे। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई देम। हमें इनको आइडेंटिफाई कर कर ये कहना होगा कि ये सारे तो हमारे वीक साइड ने इन सारी चीज़ों को पैदा किया है। इन सारी चीज़ों को हटाइए और अपने पोटेंशियल तक आप इजीली पहुंच पाएंगे। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, नवरात्रि सेल चल रहे हैं हमारे सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। 26 अक्टूबर तक ही ये वैलिड है, तो मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट एंड यूज दिस कोड नवरात्रि5 व्हेन यू परचेज आवर स्मार्ट कोर्स, ताकि आपको नवरात्रि सेल का लाभ मिले। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। Hit the like button if you have learned something from today's discussion. इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल स्टडी IQ एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 3 और स्टूडेंट्स को इस सीरीज़ के बारे में और स्टडी IQ एजुकेशन चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। डियर फ्रेंड्स, हमारे टेबल के ऊपर हैं 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। डोरमेंट बट वेटिंग टू स्ट्राइक, दूसरा जो है ए टूल फॉर थॉट, तीसरा है मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV। ये 3 आर्टिकल्स जो हैं ये द हिंदू न्यूज़पेपर में से हैं, और एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का है, गवर्नेंस 101, और उसके बाद कुछ न्यूज़ आइटम्स भी हैं। डोरमेंट बट वेटिंग टू स्ट्राइक। बहुत सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि तालिबान, अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इनके अलावा बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कोई वेस्ट एशिया में एक्टिव हैं, कोई फिलीपाइंस और साउथ ईस्ट एशिया में एक्टिव हैं, कोई अफ्रीका में एक्टिव हैं, राइट। तो अगर हमारे देश की और नेबरहुड की बात करें तो फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि कोविड-19 की वजह से ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने जो अटैक्स हैं उसके ऊपर एक ब्रेक लगा दी है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ब्रेक है, लेकिन जिस प्रकार के अटैक्स पहले होते थे उतने ज़्यादा अटैक्स जो हैं वो नहीं हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि हमें इनको लाइटली लेना चाहिए? क्या ये ख़त्म हो चुके हैं? द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये एक विचार से चलते हैं, एक आइडियोलॉजी से चलते हैं। तो जब तक ये विचार ख़त्म नहीं होगा तब तक इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस, इस प्रकार के लोग हमें देखने को मिलते रहेंगे। अब यहाँ पर जो एक ब्रेक लगाई गई है इन सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, उसके पीछे रीज़न ये है कि फ़िलहाल ये रिसोर्सेस को इकट्ठा करने में बिजी हैं, और बहुत सारे ऐसे देश, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इनको सपोर्ट करते हैं, तो फ़िलहाल वो भी, उनसे भी जो टेम्पररी एक सपोर्ट जो है वो थोड़ा बंद हो चुका है। लेकिन ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास, और ये रिपोर्ट्स बताते हैं कि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जो भी रिसोर्सेस हैं उनका फ़िलहाल ये यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, ट्रेनिंग एंड प्लानिंग और ये सारी चीज़ों में फ़िलहाल ये ऑर्गेनाइजेशंस बिजी हैं। तो ये ख़त्म नहीं हुए हैं, ये एक्टिव ही हैं, बस उनके एक्शंस जो हैं वो डिलीवर वो नहीं कर रहे हैं। प्लानिंग जो है वो तो डेफिनेटली वो कर ही रहे हैं। तो ये भारत की सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, मॉडर्न सोसाइटी के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, भारत और भारत का जो पड़ोस है, तो इसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशंस आज भी उतने ही बड़े ख़तरे हैं। भले ही इनके नंबर्स में हमें एक ड्रॉप देखने को मिला हो, लेकिन जब भी ये अटैक करते हैं तो इसके रिपल इफ़ेक्ट जो हैं वो हर जगह पर हमें देखने को मिलती हैं। आज का जो ज़माना है इसमें एक प्रकार से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का इस्तेमाल भी किया जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को एक इंजेक्शन देकर मार दिया तो वो उतना ज़्यादा, ऑफ कोर्स किसी का मर्डर हुआ है, लेकिन वो उतना ज़्यादा भयानक आपको नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर किसी का गला काट दिया है तो उसके जो विजुअल्स हैं
उसकी इम्पैक्ट दिमाग में एक लंबे टाइम तक रहती है। उसका जो भय है वो हमारे बहुत ही डीप लेवल तक पहुंच जाता है। तो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा ही कर रहे हैं कि भले ही वो ज़्यादा लोगों को टारगेट ना कर सके, लेकिन जितने लोगों को, जिन एरियाज़ को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके अटैक्स से ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उनके लिए वो है कि लोगों के अंदर एक भय पैदा होना चाहिए। फियर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग फियर पैदा होना चाहिए। Terrorist cells are probably engaged in quite process of garnering resources for future lethal assaults. जैसे मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल ये अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में बड़े और लीथल अटैक्स कर सकें। एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में नहीं है। दैट इज़ अबाउट चेंज इन पैटर्न। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के जो ये अटैक्स हैं इसमें बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। पहले ये होता था कि एक ग्रुप में ये अटैक करते थे, राइट, एक बहुत बड़ा ग्रुप, एक प्रकार से भीड़ जो है। अगर आप कश्मीर की हिस्ट्री को देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिस प्रकार के अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान कहता है कि उनके आर्मी के लोग नहीं थे, बट वी नो इट कि ये पूरा एक प्लान्ड अटैक था। तो इस प्रकार के पहले अटैक्स होते थे। फिर बड़े ग्रुप्स के अटैक बंद हुए और छोटे ग्रुप्स के अटैक की शुरुआत हुई। फॉर एग्जांपल 911 आप देख लीजिए, राइट, इतनी कोई खास बड़ी टीम नहीं थी जिसको आप कह सकते हैं नियो टीम्स। तो नियो टीम्स ने हमारे देश में जो 26/11 हुआ था, मुंबई में जो अटैक हुआ था ताज होटल एक्सेट्रा जगहों पर, तो वहाँ पर भी 9-10 लोग यहाँ पर आए थे और पूरे मुंबई को डिस्टर्ब कर दिया, पूरे देश को डिस्टर्ब कर दिया, isn't it? ये तो छोटे छोटे अटैक्स जो हैं वो। फिर इससे भी एक एडवांस चीज़ हुई है, वो है वुल्फ, या फिर इसको कहते हैं लोन वुल्फ। लोन वुल्फ यानी कि एक अकेला आदमी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर, इसका ब्रेन वॉशिंग, ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर की जाती हैं। ना तो आपको इसको हथियार चलाना सिखाना है, कुछ नहीं। यूरोप में ऐसे केसेस जो हैं वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं कि वहाँ पर कार लेकर कोई ऐसा टेररिस्ट निकल जाता है और भीड़ वाली जगहों पर फुल स्पीड में बहुत सारे लोगों को कार के नीचे कुचल देता है और उसके बाद जो भी बच जाते हैं लोग या फिर जो नज़दीक में होते हैं उनके ऊपर नाइफ से अटैक करते हैं। तो ये लोन वुल्फ अटैक्स जो हैं ये भी आज के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। और जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं, यानी कि CIA, MI6, भारत की जो IBN रो हैं, मोसाद एक्सेट्रा, तो जो भी ये इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनके लिए सबसे बड़ा इश्यू, सबसे बड़ा हर्डल ये है कि पहले उनको पता था कि कितने लोग इसमें शामिल हैं, लेकिन अब पता ही नहीं चलता है कि कौन लोन वुल्फ बन चुका है। एक फिल्म आई थी हॉलीडे, उसमें बताया था एक कॉन्सेप्ट स्लीपर सेल, कि एक ऐसा व्यक्ति जो नॉर्मली काम करता रहेगा, जब उस व्यक्ति को आदेश मिलेगा तब वो एक्टिव हो जाएगा। तो आप सोचिए कि कितना चैलेंजिंग बन जाता है इन लोगों को आइडेंटिफाई करना, और इनसे किसी भी जगह पर कहीं पर भी अटैक जो है वो हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इज कि ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे देश के लिए। फिर अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो एक डिस्कशन चल रही थी, तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के या फिर जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, ऐसे लोग, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो इसका दुरुपयोग कर सकते हैं, तो इनके हाथों में ना आए। जस्ट इमेजिन के जैसे जैसे, इसलिए मैंने आपको ये एनालिसिस दिया कि पहले ग्रुप था, फिर न्यू टीम्स बनी, अब लोन वुल्फ, और फ्यूचर में प्योर टेक्नोलॉजी, राइट, प्योर AI का इस्तेमाल करेंगे। जो PM साहब ने बात बताई कि उन्होंने इतना क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए कि कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक रिमोट जगह पर बैठकर अगर हमारे ऊपर अटैक करवा सकें, तो ये कितना बड़ा ख़तरा बन सकता है। तो उसके लिए भी आज से हमें प्रिपेयर होना चाहिए, इज़न्ट इट।
फिर कोविड-19 की वजह से जो गरीबी में एक उछाल हमें देखने को मिलेगा, तो ये भी एक फर्टाइल ग्राउंड बनेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मजबूरी में आकर और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनके परिवारजनों को कहेंगे, मीन्स उनको कहेंगे कि अगर आप ये चीज़ कर देंगे तो आपको डबल बेनिफिट है। एक तो आप रिलीजियसली आपको जो भी वो फेक प्रोमिसेस हैं कि आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, ये सारी चीज़ें मरने के बाद मिलेगी, और आपके परिवार को हम 10 लाख 50 लाख 1 करोड़ वट एवर इट इज़ राइट ये देंगे। तो गरीबी की वजह से भी ये चीज़ जो है, ये कोविड-19 की वजह से जो गरीबी में एक उछाल हमें देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से ये एक फर्टाइल ग्राउंड बन सकता है रिक्रूटमेंट का। फिर रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि अलकायदा और आईसिस, देखिए ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जिनका एक ग्लोबल रीच है, राइट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बाकी ये जैसे मोहम्मद और दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये लोकल हैं, लोकल इन द सेंस कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और इन सारी जगहों पर ये एक्टिव रहते हैं। लेकिन अलकायदा और आईसिस जो हैं, इनके लोग, इनके रिसोर्सेस बहुत सारे देशों में अलग अलग जगहों पर हमें देखने को मिलते हैं। तो रिपोर्ट्स कहते हैं कि ये रीऑर्गेनाइज और रीबिल्ड कर रहे हैं अपने आप को। 29 फरवरी 2020 को एक दोहा अकॉर्ड साइन हुआ यूएसए और तालिबान के बीच में, और इस अकॉर्ड में तालिबान ने यह बताया है कि वो अलकायदा को अपने कंट्रोल में रखेगा, लेकिन दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये प्रैक्टिकल बात भी नहीं है और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं होगा। इनफैक्ट तालिबान जो है अलकायदा का इस्तेमाल एक प्रकार से अपने हथियार की तरह करेगा। पाकिस्तान जो है ये दोनों को कंट्रोल करने की क्षमता रखता है, तालिबान और अलकायदा दोनों को। और अब ये जो डील हुई है, इस डील में यूएसए और तालिबान के बीच की दुश्मनी जो है वो ऑफिशियली ख़त्म हो गई है। ऑफ कोर्स यूएसए भी एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कंट्री है, तो उनको भी पता है कि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पर साइन कर देने से तालिबान और अलकायदा का ख़तरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक तो एक जो कन्फ्रंटेशन है वो कम होगा, और ये पाकिस्तान के लिए एक फ़ायदे का सौदा होगा। पाकिस्तान जो है वो ये तालिबान और अलकायदा का इस्तेमाल भारत के ख़िलाफ़ डेफिनेटली कर सकता है, क्योंकि पिछली कुछ रेड्स के ऊपर नज़र डालें, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जो रेड्स कंडक्ट की हैं हमारे देश में, तो उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो अलकायदा के साथ जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, राइट। और कई एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि उनके जो लीडर्स थे, जो मैच्योर लीडर्स थे, जो एल्डरली लीडर्स थे, 60+ 70+ ऐसे लीडर्स जो है, तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स को हंट डाउन किया गया है, उनको मारा गया है। तो अब अलकायदा के पास कोई प्रॉपर लीडरशिप नहीं है। ऐसा बिल्कुल हमें इनको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। के पास कैडर भी हैं, बहुत सारे लोग भी हैं, और इसी के साथ यंग लीडर्स भी हैं जो ऐसी पोजीशंस को फिलअप कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट मैं यही कह सकता हूँ कि इनका ख़तरा आज भी है और बढ़ता जाएगा। तो इसको लेकर हमें मैचिंग रिस्पॉन्सेस के लिए तैयार रहना चाहिए, राइट। और कैसे हम सिटीजन्स को इसमें पार्टनर बना सकें, ये भी एक बहुत ही, अगर उनके पास कुछ स्लीपर सेल हैं तो हमारे पास लोग होने चाहिए। लोग यानी कि लोगों के आँख और कान। अगर कुछ आपने सुना, अगर आपने कुछ देखा, ऐसी कोई भी चीज़, सस्पेक्टेड चीज़, तो हम फ्रीली जाकर पुलिस को इन्फॉर्म करें। तो उनके लिए ये चीज़ जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग हो जाएगी कि हर जगह पर सीसीटीवी फिर उनके लिए हो जाएंगे, तो इट विल बिकम, उनका मॉरल टूट जाएगा और ये उनकी एक वीकनेस बन सकती है। उनसे गलतियां हो सकती हैं, और यही गलतियां जो हैं वो हमारी स्ट्रेंथ बन सकती हैं कि हम उनको रोक सकें, और जो भी एक उनके साथ ट्रीटमेंट की जानी चाहिए वो हम कर सकें। ए टूल फॉर थॉट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक एक्सपर्ट की कमिटी गठित की, और इसमें आपको कुछ मैथमेटिशियंस, कुछ इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट्स देखने को मिलते हैं। और ये जो कमेटी है, इन्होंने मैथमेटिकल मॉडल तैयार किया और ये बताया है कि भारत में कोविड-19 का जो पीक है वो सितंबर 2020 में था, यानी कि पीक वाला टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अब धीरे धीरे चीज़ें जो हैं वो डिक्लाइन होगी, नंबर्स जो हैं वो ड्रॉप होंगे। तो ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हमारे गार्ड जो हैं
उसको लोअर करें। गार्ड को लोअर करने का मतलब यह है कि मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ये सारी चीज़ें तो हमें करनी ही है, क्योंकि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर से एक उछाल देखने को मिल सकता है। सेकंड वेव भी पॉसिबल है, थर्ड वेव भी पॉसिबल है, फोर्थ वेव भी पॉसिबल है। तो अब हम सब के पास कोविड-19 को डील करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस आ चुका है, तो वी शुड नॉट टेक इट लाइटली एट ऑल। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ ना करें, लेकिन लाइटली तो डेफिनेटली इसको नहीं लेना है। ये मैं अपनी तरफ से ही आपको बता रहा हूँ। एक्टिव केसेस को अगर आप देखें तो फिलहाल हमारे देश में 7.5 लाख एक्टिव केसेस हैं, और मैथमेटिकल मॉडल ये सजेस्ट करता है कि दिसंबर 2020 तक ये एक्टिव केसेस का आंकड़ा जो है ये 50,000 तक पहुंच सकता है, और फरवरी 2021 में ज़ीरो तो नहीं, लेकिन हो सकता है 200, 300, 500, 1000 इतने ही केसेस हमारे एक्टिव केसेस हमारे देश में हों। तो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, मीन्स ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी, सोसाइटी, बच्चों की पढ़ाई, राइट, हमारे नॉर्मल त्यौहार, बहुत सारी चीज़ें इस कोविड-19 की वजह से, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से हम एंजॉय नहीं कर पाए हैं। लाइफ का एक साल पता नहीं कहाँ चला गया, ऐसा लगता है। बट एनीवे, सो फार सो गुड। अगर ड्रॉप हो रहे हैं नंबर्स तो दैट इज़ ए गुड थिंग, right? And the decline will continue only if there are no major mutations. During winter, protective antibodies are durable and current restrictions are maintained. जैसे मैंने आपको बताया कि गार्ड्स को हमें लोअर नहीं करना, जो भी चीज़ें हम करते आ रहे हैं इनको तो हमें मेंटेन करना ही है। इस कैलकुलेशन का कहना यह भी है कि अगर टाइम पर हमने लॉकडाउन नहीं किया होता, या फिर अप्रैल तक अगर लॉकडाउन नहीं किया होता, कि 25 मार्च से लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट किया गया, तो लेट्स से अगर 25 अप्रैल पर लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करते तो जुलाई तक हम अपने पीक तक पहुंच जाते, और जो नंबर्स हैं वो आज जो हैं उनसे 6 से लेकर 15 टाइम्स ज़्यादा होते हैं नंबर्स। एक और चीज़, ये जो मैथमेटिकल मॉडल हैं ये इसलिए नहीं है कि हम हमारी पुरानी जो भी हमारे पास्ट के डिसीजंस हैं वो गलत थे या सही थे, इसके लिए नहीं है। ये 15 टाइम्स या फिर 6 गुना ज़्यादा होते, 15 गुना ज़्यादा होते, या फिर उसके बीच में कहीं पर ज़्यादा होते, अगर नहीं हुए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमें जो गलत चीज़ें हुई लॉकडाउन में तो उनको भूल जाना चाहिए। जो भी लेसन्स हम लर्न कर सकते हैं हमें डेफिनेटली लर्न करने चाहिए। लॉकडाउन भी आवश्यक था। बहुत सारे लोग आज कह रहे हैं कि लॉकडाउन की कोई आवश्यकता नहीं थी। आई थिंक नहीं, लॉकडाउन तो इम्पोर्टेंट था ही। हाँ, शायद उसका वक्त जो है वो हम कम कर सकते थे। शायद थोड़ा प्लानिंग करके हम लॉकडाउन कर सकते थे, 1-2 दिन, 3-4 दिन, या फिर एक हफ्ते का प्लानिंग, लेकिन आई डोंट थिंक सो। उस टाइम पर फियर का माहौल ही इतना था, इसका कहर ही इतना था कि उसको इम्प्लीमेंट ऑन द स्पॉट ही करना पड़ा। लेकिन बहुत सारी गलत चीज़ें भी हुई हैं। इसके पहले भी हमने बात की थी इसके बारे में कि बहुत सारे ऐसे लोग जिनको जेन्युइनली एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करना था वो भी नहीं कर पाया। तो ऐसी बहुत ऐसे भी रिपोर्ट्स आए हैं। लेकिन एनीवे, सो फार सो गुड। अब बस यही है कि ये मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं ये अच्छे हैं, लेकिन इनको हमें 100% लिटरली नहीं लेना चाहिए कि केसेस ड्रॉप ही होंगे। अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, तो वी ऑल वांट दैट, बट वी हैव टू बी विजिलेंट एंड अलर्ट। मैनी गेन्स इन फाइटिंग HIV, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अचीवमेंट के साथ जुड़ा हुआ आर्टिकल है। एड्स, राइट, आज जो कोविड-19 है इसका जो एक भय है, ऐसा ही भय एड्स का एक दिन था। मुझे याद है कि व्हेन आई वाज अ किड, तब तो पता नहीं था कि एड्स क्या है, राइट। लेकिन एक शबाना आज़मी, आपने नाम सुना होगा, राइट, बहुत फेमस एक्टर हैं हिंदी सिनेमा के, शबाना आज़मी। तो उनकी एक एडवर्टीज़मेंट आती थी, उसके विजुअल्स आज भी मुझे याद हैं कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो हॉस्पिटल में होती है, और मे बी ए टीनेजर, और शबाना आज़मी जो है वो उनको जाकर अपनी गोद में बिठाते हैं और कहते हैं, वो जो मैसेज था वो ये था कि एड्स जो है वो छूने से नहीं फैलता है। कैन यू बिलीव, एक वक्त था जब लोग जो हैं वो, अगर किसी को एड्स होता था तो इतनी अफवाहें थी उस टाइम पर कि लोग
जिस व्यक्ति को एड्स था उनके साथ बात नहीं करते थे और दूर रहते थे, उनको उनको देखकर भाग जाते थे लोग, ऐसी भी सिचुएशन थी। और उनके पूरे परिवार को निकाल देते थे गांव से, उस एरिया से, राइट। हर कोई उनकी बातें करता था। और क्योंकि एड्स जो हैं वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेक्सुअली ट्रांसमिट ही होता है, ये दूसरे भी रीजंस है कि एड्स एक जगह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकता है। लेकिन एक टैबू टॉपिक सेक्स होने की वजह से लोग जो हैं वो बहुत ही गंदी नज़र से एड्स के पेशेंट्स को देखते थे। तो ये थी एक एड्स की हिस्ट्री, जो आज कोरोना वायरस का जो भय है उससे भी या फिर उतना ही एक भय जो है वो एड्स का भी था हमारे देश में। तो 2019 HIV एस्टिमेट्स ये बताते हैं, और ये जो नया डेटा रिलीज़ किया है बाय नैको यानी कि नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत काम करता है, और इनको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है UN एड्स से। तो ये आंकड़ा लेटेस्ट रिलीज जो है ये बताते हैं कि देयर हैज़ बीन ए 66.1% रिडक्शन इन HIV इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन, बच्चों में जो एड्स होता है, तो 66.1% ड्रॉप हमें देखने को मिला है। पिछले 9 सालों की ये बात है, 2010 से लेकर 2019, राइट। तो ये 9 सालों में इतना रिडक्शन, और एड्स रिलेटेड जो मृत्यु है उसमें 65.3% ड्रॉप हमारे देश में हमें देखने को मिला है। तो दैट्स ए गुड थिंग। प्रेग्नेंट महिलाओं में जो एड्स का नंबर था 2010 में, इट वाज 31,000, नाउ इट इज़ 20,000, सो दैट इज़ ऑल्सो ए गुड साइन। ओवरऑल अगर हम कहें तो HIV टेस्टिंग जो है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, और जो डेडलाइन है दिसंबर 2020 तक की डेडलाइन थी EMTCT को अचीव करना, यानी कि फास्ट ट्रैकिंग ऑफ EMTCT, एलिमिनेशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, जो माता से बच्चे को एड्स होता है तो इसको टोटली ख़त्म करने की बात थी दिसंबर 2020 में। लेकिन अब थोड़ा इसको टारगेट को एक्सटेंड किया जा सकता है, और नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, और दूसरे जो ऐसे बेसिकली नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, दूसरे जो पार्टनर्स के कलेक्टिव एफर्ट्स है, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर फोकस करते हैं ताकि EMTCT गोल्स को हम अचीव कर सकें। और 2010 से लेकर 2019 तक की बात करें तो HIV में एक ड्रॉप हमें देखने को मिला है, क्योंकि खास करके EMTCT की बात करें तो प्रेग्नेंट महिलाओं को HIV की टेस्टिंग जो है वो हमारे देश में फ्री कर दी गई है। दैट इज़ द वन थिंग। इसके अलावा एजुकेशन कैंपेन्स चलाए गए, कम्युनिकेशन किया गया, राइट, अवेयरनेस कैंपेन्स क्रिएट किए गए। फिर जो एक व्हाट वी से HIV की जो सर्विसेज हैं तो उनका इनोवेटिव तरीके से सर्विसेज को डिलीवर करना, पार्टनर टेस्टिंग, इंडेक्स टेस्टिंग जिसको कहते हैं, पार्टनर टेस्टिंग यानी कि जो महिला प्रेग्नेंट है फॉर एग्जांपल, तो फिर उनके हस्बैंड को भी टेस्ट करना, देखना कि उनको एड्स है या नहीं, एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर काउंसलिंग दी जाती हैं, देखभाल की जाती है, केयर दी जाती है, ट्रीटमेंट, फॉलोअप्स, ये सारी चीज़ों की वजह से लोगों के अंदर अवेयरनेस भी जनरेट हुई और नंबर्स भी ड्रॉप हुए हैं। Indeed, the approach being promoted by UNICEF in focusing attention and resources in high-burden district is supported by HIV Strategic Information Division of NACO and UNAIDS to better understand the locations and populations most HIV affected, so the technical support and HIV services can be directed towards these areas. मतलब बहुत ही सिंपल है इस पैराग्राफ का कि जो नाको और UNAIDS के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं तो इससे पता चलता है कि किन डिस्ट्रिक्ट्स में, किन लोकेशंस में सबसे ज़्यादा HIV के केसेस देखने को मिल रहे हैं, और फिर उसी जगह पर टेक्निकल और HIV सर्विसेज को, टेक्निकल सपोर्ट और HIV सर्विसेज को डायरेक्ट किया जाता है। एंड बेसिकली चीज़ें अच्छी चल रही हैं। अब 2030 तक का एक टारगेट है कि ये पब्लिक हेल्थ के तौर पर, और इंडिया में से जो बच्चों के ऊपर जो एड्स का ख़तरा है तो इसको हम कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दें। एंड लेट्स होप कि हम इस एड्स के खिलाफ जो जंग है उसमें हम जीत जाएं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, दिस वन इज़ अबाउट गवर्नेंस 101, टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है, और ये स्टबल बर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है। पिछले कई सालों से स्टबल बर्निंग को ख़त्म करने के लिए न जाने कितने आर्टिकल्स, कितने एक्सपर्ट्स ने क्या क्या नहीं किया है, लेकिन दुखद बात है कि सैटेलाइट इमेजेस को जब देखते हैं तब पता चलता है कि लास्ट ईयर के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा
फार्म फायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, राइट। पिछले 4 सालों का सबसे ज़्यादा फार्म फायर का आंकड़ा जो है वो फ़िलहाल हमें देखने को मिल रहा है। और दिल्ली में 17% जितना जो एयर पोल्यूशन का हिस्सा है वो इन फार्म फायर्स की वजह से होता है। और प्रकाश जावड़ेकर साहब कुछ और बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल साहब जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं। पॉलिटिकल ब्लेम गेम जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रियलिटी ये है कि खेतों में आग लगाई जा रही है और पूरी जो जियोग्राफिकल प्रोसेस है वो इस प्रकार से होती है। अब देखिए, नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स जो हैं, इसकी वजह से यहाँ पर जब आग लगाई जाती है इन सारी जगहों पर, पाकिस्तान की भी बात हम कर सकते हैं, तो बिकॉज विंड की जो डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्टर्ली, यानी कि नॉर्थ और वेस्टर्न पार्ट्स हैं, विंड्स जो है वो आ रही है, तो यहाँ पर आप आग लगाएंगे तो क्या होगा, ये अपने साथ साथ ये धुआं जो है वो दिल्ली, और सिर्फ दिल्ली नहीं लेकिन पूरा जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है, राइट, वेस्ट बंगाल तक और उससे भी आगे, ये हर जगह पर स्मोक या फिर इस प्रकार का जो पोल्यूशन है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये एयर में देखिए आप 1 टन ऑफ स्टबल बर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती है, 2 किलो ऑफ SO2, 3 किलो PM, 60 kg CO, 1460 kg of CO2, 199 kg of ash, loss of valuable nutrients, राइट, पर हेक्टर आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, ये सारी चीज़ें चली जाती हैं जो इम्पोर्टेंट जीव हैं, राइट, जीव जंतु जिसको हम कहते हैं, तो ये भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो आपके अर्थ फॉर्म्स हैं ये मर जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फार्म फायर। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, आज भी हमारे देश में स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत ही अच्छा अभियान है, लेकिन आज भी बहुत सारे लूप होल्स हैं, राइट। वेस्ट बर्निंग मैं भी अपने एरिया में देखता हूँ कि जो कचरा है उनको बहुत सारे जगहों पर, कितनी कंप्लेंट्स करें आप, वो लोग समझते ही नहीं हैं। 1-2 दिन तक वो चीज़ों को फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर से आपके घर के पास नहीं तो दूसरी जगहों पर वो क्या करेंगे, वो जो भी कचरा है वो उसको जला देंगे। वो ये समझते हैं कि इसको जलाने से हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, बट द आंसर इज़ ऑफ कोर्स नो। मिलेनियम सिटी गुड़गांव जो है, तो लगता है कि बहुत अच्छा सिटी बनाया है, लेकिन हरियाणा के पास पावर डिस्ट्रीब्यूशन का इतना कोई ख़ास प्लान नहीं है। इसकी वजह से ये पूरा ज़्यादातर यहाँ पर डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पर हमारे देश में फूड सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन को प्रमोट करते करते हमने किसानों के अंदर एक बहुत गलत आदत डाल दी है। सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नियरली उनको फ्री में मिलती है और ग्राउंड वाटर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। तो जितना चाहे उतना ग्राउंड वाटर आप निकालिए, 2, 3, 4 फसलें लीजिए एक साल में, राइट। शॉर्ट टर्म में इट्स लाइक बर्निंग कैंडल फ्रॉम बोथ एंड्स, कि जल्दी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे। और पैडी की बात करें, चावल जो हैं ये ओरिजिनली हरियाणा और पंजाब की आइटम है ही नहीं, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद ये किसान जो हैं ये इनको उगाने लगे, और फिर आज सिचुएशन ये हो गई है कि जैसे ही क्योंकि विंटर आने वाले हैं, तो अब विंटर राबी जो क्रॉप है, वीट एक राबी क्रॉप है, तो चावल खारिफ आइटम है कि बारिश के सीज़न पर इसको उगाया जाता है, तो फिर 10-15 दिन का वक्त होता है। तो उनके लिए बेस्ट वो क्या करते हैं कि ये जो रोटावेटर्स हैं, हैप्पी सीडर्स हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, बस फटाफट करने के लिए जला देते हैं खेतों को, और फिर उसके थोड़े दिन के बाद यहाँ पर गेहूं की खेती और जो राबी क्रॉप्स हैं उनकी खेती की शुरुआत की जाती है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं किसानों को ही ब्लेम कर रहा हूँ, सरकार का भी उतना ही कसूर है। बहुत सारी चीज़ें सरकार एडवांस में प्रोवाइड कर सकती है, वो फिर नहीं करती है, तो किसानों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है और उनको ये करना पड़ता है। तो मिल बैठकर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा कि जिस प्रकार से चीज़ें जा रही हैं दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। और ये है कुछ न्यूज़ आइटम्स डियर फ्रेंड्स, एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।